Hello, my dear students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. और आज हम आ गए हैं आपके डे 99 में। ये है आपका सेकंड लास्ट सेशन ऑफ दिस सीरीज। एक ऐसी सीरीज जिसको पढ़ने के बाद आपको वोकैब की तो कोई समस्या रहने वाली ही नहीं है। इसमें हम कवर करने जा रहे हैं पूरे 2000 वर्ड्स, जिसमें 1000 वर्ड्स विद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कराए गए हैं और 1000 यानी कि 1000 आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस कराए गए हैं। यानी कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट वोकैबुलरी है। इसको करने के बाद वोकैब में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के आपके दिन की। और आपका लेटर चलता है वाई वाला। आप सबको पता है कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर की एक ऐसी सीरीज है जो सुबह सुबह आपको मिलती है, जिससे आपको मॉर्निंग मोटिवेशन भी आता है और आप कुछ प्रोडक्टिव सीख के जाती हैं। तो आपको बस करना एक काम है, सीरीज को पूरी तरीके से फॉलो करना है। 1 से लेकर 100 तक के सारे सेशंस हैं। हर सेशन को कवर करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सेशन चलते हैं और 20 मिनट्स में 20 वर्ड्स करा दिए जाते हैं, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो वर्ड है हमारा ह्यूमन। आपने सुना होगा, एक मुहावरा भी होता है, ह्यूमन सर्विसेज। याद आ रहा है कुछ कुछ? बस ह्यूमन सर्विसेज होती है एक्सीलेंट सर्विसेज, बहुत बढ़िया। अ फार्मर हु ओन्स एंड कल्टिवेट्स ए स्मॉल एस्टेट, अ डिपेंडेबल हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्वतंत्र कृषक जो होता है उसको हम ह्यूमन कहते हैं। ह्यूमन सर्विसेज मतलब होती है एक्सीलेंट, बढ़िया सर्विसेज जब आप किसी को देते हैं। तो ही वॉज अ ह्यूमन हु वर्कड टायरलेसली ऑन हिज लैंड। वो एक ऐसा किसान है जो बिना थके अपने के खेतों में काम करता है। ठीक है, तो ह्यूमन मतलब किसान होता है। अब किसान के लिए आपने फार्मर तो सुना ही होगा। हम ये कह सकते हैं कि क्या आंसर होगा? फार्मर होगा, बिल्कुल सही बात है। एक लैंड ओनर है। पीजेंट भी होते हैं, लेकिन पीजेंट मतलब छोटे किसान होते हैं, या ज्यादातर जिनकी लैंड नहीं होती उनको पीजेंट कहते हैं। लेबरर हो सकते हैं, वर्कर हो सकते हैं। अपोजिट क्या हो गए? तो लॉर्ड हैं। लॉर्ड मतलब होता है स्वामी, पैसे वाले हैं, नोबल हैं। एरिस्टोक्रेट मतलब होते हैं रिच क्लास वाले, नोबल लॉर्ड्स। ठीक है, इसके बाद आता है एलीट क्लास के हैं, पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, अमीर लोग हैं, रूलर हैं ये। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं। तो ह्यूमन एक वर्ड है, ह्यूमन सर्विसेज एक वर्ड है, याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेटर वाई आज आप पढ़ रहे हैं, अब इसके बाद जी होगा और आपका पूरे के पूरे सेशंस कवर किए गए। सबसे अच्छी बात है पूरे अल्फाबेट कवर किए गए। ऐसा कोई अल्फाबेट नहीं मिलेगा आपको जिसके वर्ड्स आपको ना मिले, चाहे वो क्यू ही क्यों ना हो, या फिर मैं बता दूं एक्स क्यों ना हो, सब लेटर्स आपको कराए गए हैं। योकल एक वर्ड है, योकल। योकल का मतलब होता है गवार। हम तो वही वाला बोल देते, बारबेरियंस। ठीक है, तो योकल एक वर्ड है, इसका मतलब होता है पर्सन फ्रॉम अ रूरल एरिया, जो एक रूरल एरिया से है। ऑफन कंसिडर्ड अनसोफिस्टिकेटेड और सिंपल। अनसोफिस्टिकेटेड है या फिर सिंपल माना जाता है, उसको हम योकल कहते हैं, गवार होगा। द सिटी फॉक्स मेड अ फन ऑफ हिम फॉर बीइंग अ योकल। होता है ना, कुछ मूवीज में आपने देखा होगा, एक गांव का लड़का आ जाता है शहर में तो उसकी मजाक बनाई जाती है। तो उसको मजाक बनाया गया बीइंग अ योकल, कि एक योकल है, नाउन है ये। ठीक है, योकल नाउन है, तो इसका मतलब है गवार इंसान। ठीक है, चलिए अनसोफिस्टिकेटेड है, तो आप इसको बम्पकिन कह सकते हो। बम्पकिन वही होता है नॉट इंटरेस्टेड। ओके, आप कह सकते हो कंट्री मैन है। ये जो कंट्री वर्ड होता है, कंट्री, कंट्री का मतलब क्या होता है? कंट्री का मतलब विलेज ही होता है। अच्छा, गांव के लिए छोटा छोटा गांव जो होता है उसको क्या कहते हैं? हैमलेट कहते हैं। हैमलेट कहते हैं छोटा सा गांव। ठीक है, हैमलेट होगा। उससे अलग रस्टिक गवार होगा, पीजेंट किसान हो गया, विलेजर होगा। इन सारे वर्ड्स को आप कह सकते हो। ठीक है, जो गांव के होते हैं उनको कह सकते हैं। अच्छा, अनसिविलाइज्ड या ऐसे एक वर्ड और होता है, आपने पढ़ा होगा, याद करो, एक वर्ड होता है बूरिश। वो बूरिश है यानी कि वो गांव से रिलेटेड है। ठीक है, फिर आपने कहा अर्बिनेट, अर्बिनाइट है। अर्बनाइट मतलब होता है अर्बन है, शहरी है। सोफिस्टिकेटेड है, पढ़ा लिखा है। सिटी ड्वेलर है, शहर में रहता है। कॉस्मो माने होता है यूनिवर्स, कॉस्मोपॉलिटन, जो पूरी दुनिया को अपना घर मानता है, ऐसे लोगों को कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। मेट्रोपॉलिटन है। ठीक है, तो ये वर्ड इसके अपोजिट बन सकते हैं। मतलब यहाँ जो योकल वर्ड है उसका मतलब गांव है, लिमिटेड एरिया में रहता है, लिमिटेड चीजों को समझता है। लेकिन ये कैसे हैं? ये कॉस्मोपॉलिटन है, पूरी दुनिया को अपना घर मानते हैं। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है यो। यो का मतलब होता है मोड़ देना, मतलब टू डेविएट टेम्परेरीली फ्रॉम अ स्ट्रेट कोर्स।
स्ट्रेट कोर्स से डेविएट कर लेना, लेकिन टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, स्पेशली इन अ शिप और एयरक्राफ्ट। मतलब मानो लैंडिंग नहीं हो पा रही है तो एयरक्राफ्ट को करते रहते हो ना आप, इधर उधर डेविएट करते हो, ऐसे आप शिप को कर सकते हो, उसको यॉ करना कहते हैं। द शिप बिगेन टू यॉ इन द स्ट्रॉन्ग विंड्स। क्या करता है, शिप ने क्या कर दिया, बिगेन टू यॉ इन द स्ट्रेट विंड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स। जब तेज हवाएं आई तो शिप क्या करने लगा, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा डेविएट करने लग गया। टेम्परेरीली होगा, परमानेंट थोड़ी होगा, तो उसको आप यॉ कहते हैं। ठीक है, अब यॉ के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं देखो। तो यॉ का मतलब होता है मरोड़ना, यॉ का मतलब होता है मरोड़ना, डेविएट करना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। वीर आपने सुना होगा, वीर होता है जैसे तीर है, तीर डेविएट कर गया, वीर हो गया। ठीक है, अलग चला जाना। कर्व कर जाना, बो माने झुक जाना, टर्न हो जाना या जैग हो जाना, जिग जैग हो जाना, उसको आप कहते हो कर्व कर जाना। ठीक है, अनबेंड है, अनबेंड है मतलब मुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है। अनकर्ल है, ठीक है। अनकाइंड, अनकिंक है, या फिर अनवाइंड है, या फिर अनकॉइल है, मतलब सीधा कर देना, कॉइल माने लपेट देना, अनकॉइल कर देना। ठीक है, इसका मतलब होता है स्ट्रेटन, आप कह सकते हो स्ट्रेट कर देना, वीर का यॉ का अपोजिट होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है यिप। यिप का मतलब होता है चहकना। अ शॉर्ट शार्प क्राई ऑफन बाय ए स्मॉल डॉग और एनिमल। होता है ना, किसी कुत्ते ने या किसी ने, एनिमल ने बहुत तेजी से चिल्ला दिया, शॉर्ट क्राई होती है, शार्प क्राई, तेज आवाज। द पपी यिप्ड इन एक्साइटमेंट। पपी ने एक्साइटमेंट में एकदम जोर से चिल्ला दिया, है ना, भौंक पड़ा होगा तेजी से, आप बराबर में से भौंक गया। ठीक है, तो उसी को आप कहते हैं पपी यिप्ड इन एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट में यिप कर देना। आप कहते हैं ना हिप हिप हुर्रे, आप बोलते हो तो यिप करते हो आप। ठीक है, एक्साइटमेंट में जो आप चिल्लाते हो तो उसको यिप करना कहते हैं। यिप का मतलब क्या होगा, बाक करना, ये तो सीधे सीधे डॉग्स के लिए आता ही आता है। ठीक है, बाक करना, यैप करना होगा, स्क्वीक करना होगा, चिल्लाना, चिप करना, चिड़ियों का चहचाना, क्राई माने चिल्लाना होगा, अपोजिट साइलेंस हो जाना, स्टिलनेस या फिर म्यूटनेस। ठीक है, शांत पड़ जाना। तो ये वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं कि आप साइलेंस में चले गए, स्टिलनेस में चले गए, यिप कर गए। ठीक है, तो ये वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है वर्ड नंबर 5 का मतलब होता है यार्न। यार्न का मतलब होता है या तो एक कहानी होगी यार्न, या फिर एक धागा होगा, धागा होता है ना थ्रेड, धागा, वैसा। अ लॉन्ग कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड ऑफ फाइबर। फाइबर से मतलब धागा, हिंदी का सीधा सीधा वर्ड है, सबको पता होगा, ऐसा नहीं है, उसको हम स्ट्रैंड भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रैंड भी कहते हैं। अ टेल एक कहानी हो सकती है, और स्टोरी ऑफन इमेजिनेटिव, या फिर यार्न मतलब होता है इमेजिनेटिव स्टोरी, जैसे आपने किसी को कुछ काल्पनिक कहानी सुना दी, उसके लिए यूज करते हैं। ही स्पन अ लॉन्ग यार्न अबाउट हिज एडवेंचर्स एट सी। उसने क्या करना, उसने बनाना शुरू कर दिया, गढ़ना, स्पन करना, लपेटना, ऐसा करते हैं ना, करना शुरू कर दिया एक लंबी कहानी, किसके बारे में, एडवेंचर्स के बारे में, एट सी। उसके जो एडवेंचर्स थे, होते ना, समुद्री यात्रा पे कोई गया, सिंदबाद जहाजी जैसी कहानियां सुनाना उसने शुरू कर दिया, तो आप उसको कह सकते हो यार्न होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम्स क्या होगा। अगर मैं धागे की बात करूं तो थ्रेड हो गया, कहानी की बात करूं तो टेल हो गया, कहानी की बात करूं तो नैरेटिव होगा, कहानी की बात करूं स्टोरी होगा, या फिर सागा होगा। सागा एक बड़ी स्टोरी होती है। ठीक है, अपोजिट क्या होगा, स्टोरी का अपोजिट फैक्ट होगा, ट्रूथ होगा, रियलिटी होगा, साइलेंस होगा, या लिटरल अकाउंट होगा। लिटरल अकाउंट जो दिया जाता है, तो कहने का मतलब ये, अब धागे का अपोजिट तो नहीं बनेगा ना, लेकिन स्टोरी का अपोजिट बन जाएगा। तो ये सारे के सारे जो एंटोनिम्स है स्टोरी के अपोजिट है। ठीक है, धागे के अपोजिट नहीं हो सकते, स्टोरी के अपोजिट है। ठीक, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका वर्ड है येर। येर मतलब क्या होता है, येर मतलब होता है फुर्तीला, तत्पर। येर रेडी होगा, क्विक होगा और स्किलफुल होगा, स्पेशली हैंडल्ड, स्पेशली या शिप के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे द सेलर प्रेज्ड द येर क्रू फॉर देयर एफिशिएंसी। सेलर ने प्रेज किया किसको बेटा, इस फुर्तीले क्रू को, जो तत्पर था, होता है ना क्विक डिसीजन लेने वाला, किसके लिए, फॉर देयर एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी के लिए। तो होता है ना, ऐसे लोग थे जो तुरंत डिसीजन लेते हैं। ये तो एडजेक्टिव है, तो आप अपने लिए भी बना सकते हो कि मैं भी येर हूं। ठीक है, मैं कैसा हूं, मैं फुर्तीला हूं, तत्पर हूं, क्विक डिसीजन लेता हूं। सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, एजाइल। एजाइल मतलब कौन होता है, जो फ्लेक्सिबल होता है, एजिलिटी बहुत है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसे निम्बलनेस कह सकते हो, रेडी कह सकते हो, अलर्ट कह सकते हो, या प्रॉम्प्ट कह सकते हो। प्रॉम्प्ट एक्शंस होते हैं, चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट्स आप लिखते रहते हो, वही तो प्रॉम्प्ट, क्विक एक्शन। अपोजिट क्या है, क्लमजी होगा, मतलब उलझा हुआ। ठीक है, उलझा हुआ होगा। नेक्स्ट आपने कहा स्लो है, स्लगिस है। स्लगिस मतलब होता है लेजी है, बहुत धीरे धीरे काम करता है, लेजी होगा। अनप्रिपेयर्ड है, कभी तैयार नहीं रहता है। ठीक है, तो ये वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका वर्ड कहता है येन। येन मतलब होते हैं
तीव्र इच्छा किसी चीज को लेके, अ स्ट्रॉन्ग क्रेविंग और डिजायर फॉर समथिंग, किसी चीज को लेके क्रेविंग, क्रेविंग होता है ना कि जैसे फूड क्रेविंग्स आती है, बहुत खाने का मन करता है, फिर आपने कहा डिजायर फॉर, इच्छा दिखा देना समथिंग के लिए। शी हैड अ येन फॉर एडवेंचर एंड ट्रैवल, उसके ना अंदर एक तीव्र इच्छा है एडवेंचर को लेके और ट्रैवल को लेके, ठीक है। शी हैड अ येन फॉर एडवेंचर एंड ट्रैवल, उसको आप येन कहते हो, ठीक है। तीव्र इच्छा है, बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा है। अब बात आती है क्या होगा भाई, येन डिजायर होगा, क्रेविंग्स होगा, अर्ज होगा, लॉन्गिंग होगा या एपिटाइट होगा। एपिटाइट अक्सर भूख के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लॉन्गिंग तरसना होगा, अर्ज आग्रह होगा, क्रेविंग हो गया, डिजायर हो गया, इच्छा। डिसइंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है। अपैथी है, हेट है, अनइंटरेस्टेड है, इनडिफरेंस अलग थलग सा है। तो ये वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है ईयरली। ईयरली का मतलब क्या होता है बेटा, ईयरली मतलब होता है फुर्ती से, कुशलता से, ठीक है। इन अ क्विक, एजाइल और रेडी मैनर, तेजी के साथ में काम कर लेना। द शिप मूव्ड ईयरली थ्रू द वेव्स, क्या हुआ, ईयरली मूव कर गया किसके तरफ बेटा, थ्रू द वेव्स, वेव्स से होकर, तेजी से, फुर्ती के साथ में, ठीक है, कुशलता से मूव कर गया वहां पे। तो आप ऐसे इसको यूज कर सकते हो। आंसर क्या होगा, स्विफ्टली होगा, निम्बली होगा, एफिशिएंटली होगा या स्मार्टली होगा, ठीक है। अपोजिट क्या हो सकते हैं, स्लोली, धीरे धीरे, ऑकवर्डली, बुरी तरीके से, जैसे ना कुशलता से, बढ़िया तरीके से नहीं, बुरे तरीके से, लेजीली यानी कि स्लो, स्लगिश, ऐसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आइए, यमीलिशियस। अब ये तो फूड से, खाने पीने से रिलेटेड है ना, आप यमी कहते होगे, लिशियस है, ठीक है, टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट है कोई चीज, ठीक है। आपने कह दिया फिंगर लिशियस, मान लो उंगली चाट देने वाला, ऐसे आप कह सकते हो। एक्सट्रीमली डिलीशियस होगा और टेस्टी, बहुत बढ़िया है, टेस्टी है, इनफॉर्मल वर्ड है। द डेजर्ट वाज एब्सोल्युटली यमीलिशियस, बहुत यमीलिशियस था, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, DESERT, ये तो होता है रेगिस्तान आपका, ठीक है। ये रेगिस्तान के लिए यूज होता है वर्ड, उतना मुश्किल नहीं है, ये रेगिस्तान होता है। और ये क्या है बेटा, ये है स्वीट्स, स्वीट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, मिठाई जो होती है बाद में। याद करने का तरीका ये, इसमें एक ऐसा एक्स्ट्रा आता है स्वीट्स वाला, बस याद कर लो। तो आपने कहा द डिजर्ट्स वर एब्सोल्युटली यमीलिशियस, बहुत टेस्टी था। ये क्या क्या हो सकता है, डिलीशियस हो सकता है, ठीक है। स्क्रम्पशियस भी मतलब बहुत टेस्टी होता है, बहुत बढ़िया सा, इंटरेस्टेड, ठीक है। माउथ वाटरिंग आसान है, टेस्टी आसान है। अपोजिट क्या लिखोगे, टेस्टलेस है, ब्लॉन्ड है, अनएपेटाइजिंग है, पचेगा नहीं, बेकार का, ब्लॉन्ड है। ब्लॉन्ड माध्य होता है बासी है, स्टेल जैसा है, ठीक है। STL, ये स्टेल है, ऐसे लिख लो। और ये जो ब्लॉन्ड है, इससे अलग BLEND याद रखना हमेशा, BLEND ब्लेंड, ब्लेंड माने मिला देना होता है, जैसे आपका ब्लेंडर बना है, ठीक है, वो वाला होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईयरबुक। ईयरबुक क्या होती है बेटा, वार्षिक स्मृति पुस्तिका, ईयरबुक जैसा लिखा गया है, तो ये समझ लो ये ईयरबुक ही है हमारी, ठीक। सी, अ बुक पब्लिश्ड ईयरली कंटेनिंग फोटोज एंड मेमोरीज ऑफ स्टूडेंट्स और इवेंट्स, ठीक है। ये हमारी ईयरबुक है, पूरी साल हमने क्या क्या किया है उसकी मेमोरीज इसके अंदर है, ठीक है, पूरी मेमोरीज है, बाकी सब कुछ है, उसको आप ईयरबुक कहते हैं। ही लुक्ड थ्रू हिज ओल्ड ईयरबुक with nostalgia, he looked through his old yearbook with nostalgia, अपनी पुरानी ईयरबुक को देखता है with nostalgia। nostalgia होता है पुरानी बातें याद आ जाना, पहले हम अच्छे हुआ करते थे, हमेशा पास्ट के बारे में सोचना, या गांव छोड़ के आ गए गांव के बारे में सोचना, nostalgia होता है, तो वो nostalgia कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लेके, इसके एंटोनिम्स हो ही नहीं सकते हैं ना, क्या क्या होगा, एनुअल होगा बेटा, रिकॉर्ड बुक होगा और मेमोरी बुक होगा। अपोजिट कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, कि ईयर बुक का अपोजिट क्या होगा, डेली बुक, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। वो डेली बुक ही बाद में जाके ईयर बुक बन जाती है। तो यहां तक हुए आपके सिनोनिम्स। ऐसे बेटा हम वर्ड्स कराते हैं ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, तो 10 वर्ड हो गए। अब बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेकर, बढ़िया बढ़िया से सेलेक्टेड से इडियम्स एंड फ्रेजेस और पढ़ लेते हैं 10 आपके लिए। पहला, स्ट्राइक अ कॉर्ड। स्ट्राइक अ कॉर्ड का मतलब होता है टू रिजोनेट विद, कॉर्ड माने रस्सी है ना, तो रिजोनेट करना विद समवन और मेक देम फील सिंपैथी और इमोशन, यानी कि उनके, समझो वो जो कॉर्ड रस्सी होती है ना, दुखती रख, उस पे हाथ रख देना, तो रिजोनेट विद समवन टू मेक देम सिंपैथी दिखाना उनको और इमोशन को कनेक्ट करना। हिज स्पीच स्ट्रक अ कॉर्ड विद द, क्या, ऑडियंस के साथ में, ठीक है। मैनी ऑफ हुम वर मूव्ड इन टीयर्स, उसकी जो कॉर्ड थी ना, वो जो नोट होता है ना, कॉर्ड मतलब जो नोट होता है, वो नोट किससे मैच कर गया, वो नोट मैच कर गया बेटा
ऑडियंस के फीलिंग्स के साथ में, और मूव टू टीयर्स, सबके सबने क्या करा, रोना शुरू कर दिया। ठीक है, सबके सबने रोना शुरू कर दिया, ये आप कह रहे हो यहां पे। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके। ओके, लेट्स सी भाई, इडियम्स एंड फ्रेजेस में अब हम बात करते हैं पहले वाले वर्ड की, स्ट्राइक करना एक कॉर्ड को लेके। कॉर्ड क्या होता है, नोट होता है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ निकलता है, उसके लिए यूज करते हैं। और दूसरा वर्ड CORD आपको पता ही होगा, ये क्या होती है, रोप होती है, रस्सी होती है। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो ये जो कॉर्ड होता है, नोट होगा ना, तो स्ट्राइक कर दिया एक कॉर्ड यानी कि नोट को। कौन सा नोट बेटा, म्यूजिकल, म्यूजिक का, म्यूजिकल नोट को। ठीक है, लेट्स सी, टू रिजोनेट विद समवन और मेक दैम फील सिंपैथी और इमोशंस को फील करना। हिज स्पीच स्ट्रक अ कॉर्ड विद द ऑडियंस, ऑडियंस के साथ उसने एक ऐसा म्यूजिकल नोट छेड़ दिया। मैनी ऑफ हुम वर मूव्ड टू टीयर्स, और बहुत सारे लोग तो उसमें से आंसुओं में आ गए, मतलब आंसू आने लगे। होता है ना, इमोशनल सॉन्ग सुन लिया आपने तो उससे आपके सॉन्ग में आंसू आने लग जाते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है प्ले इट बाई ईयर। प्ले इट बाई ईयर का मतलब है टू हैंडल अ सिचुएशन एज इट डेवलप्स विदाउट अ प्लान, मतलब हैंडल करना किसी सिचुएशन को जैसे जैसे वो डेवलप हो रही है, विदाउट अ प्लान, कोई प्लान नहीं है। ठीक है, तो वी विल हैव टू प्ले इट बाई ईयर सिंस वी डू नॉट नो व्हाट द वेदर विल बी लाइक। मतलब प्ले इट बाई का ईयर का मतलब है चलो एक ऐसा प्लान बना लेते हैं, जो प्लान तो है लेकिन अभी कॉन्क्रीट नहीं है, सिर्फ कानों में होता ना, कहने सुनने वाला प्लान, कि चलो भी घूमने चलते हैं। मैंने आपसे कहा घूमने चलोगे, आपने कहा हाँ चलेंगे। ठीक है, सबने बना लिया। तो अभी ये प्लेड बाय ईयर है, मतलब अभी कॉन्क्रीट नहीं हुआ, कहीं पैसे नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि सबको लग रहा है कि पता नहीं वेदर कैसा रहने वाला है, तो वही लिखा गया, वी विल हैव टू प्ले इट बाय ईयर सिंस वी डू नॉट नो व्हाट द वेदर विल बी लाइक, कि वेदर कैसा होगा जब तक ये कैसा है, प्ले बाय ईयर है। मतलब सबका मतलब ये हुआ कि ये प्लान जो है प्ले बाय ईयर है, यानी कि अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। बिलो माने बजाना, द विसिल सीटी बजाना, टू एक्सपोज रॉन्ग डूइंग्स, होता है ना, आपने एकदम से सीटी बजा दी, कहीं किसी ने देखा गार्डन में कुछ गलत हो रहा है तो सीटी बजा दी, रात को देखा किसी घर में लोग घुसे हुए हैं, चोरी हो रही है, तो जो आपका सिक्योरिटी गार्ड होता है वो सीटी बजा देता है। तो उसने क्या करा, बिलो द विसिल। विसिल क्यों बजाते, टू एक्सपोज करने का रॉन्ग डूइंग, कुछ गलत हो रहा है। द टीम मेंबर ब्लू द विसिल ऑन द कंपनीज इलीगल एक्टिविटीज, टीम मेंबर्स ने कहा है कि कंपनी में कुछ गलत चल रहा है, इसलिए उन्होंने विसिल बजा दी। ठीक है, यानी कि अवेयर कर दिया, लोगों को अलर्ट कर दिया। मार्च टू द बीट ऑफ योर ओन ड्रम, मार्च टू द बीट ऑफ योर ओन ड्रम मतलब टू डू थिंग्स योर ओन वे विदाउट फॉलोइंग अदर्स। तो मार्च टू द बीट ऑफ योर ओन ड्रम, अपने ड्रम की जो बीट है उसके साथ मार्च करना। टू डू थिंग्स योर ओन वे विदाउट फॉलोइंग अदर्स, यानी कि आपका जो मार्च हो रहा है किसके साथ, टू द बीट ऑफ योर ओन ड्रम, एक आदमी ड्रम पीटते चला, आप उसके साथ मार्च कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, टू डू थिंग्स योर ओन वे, आप वही काम करो जैसा आप चाहते हो, विदाउट फॉलोइंग अदर्स। शी हैज ऑलवेज मार्च टू द बीट ऑफ हर ओन ड्रम, नेवर केयरिंग अबाउट व्हाट अदर्स थिंक, यानी कि वो हमेशा वही काम करती है जो उसका मन करता है, किसी की परवाह नहीं करती कि कौन क्या सोचता होगा। ठीक है, ये लिखा गया। नेक्स्ट आइए। हिट द राइट नोट, एकदम सही नोट को हिट करना, मतलब टू डू समथिंग परफेक्टली और एप्रोप्रिएटली, किसी चीज को परफेक्ट तरीके से करना, एप्रोप्रिएट तरीके से करना। हिज रिमार्क्स एट द मीटिंग हिट द राइट नोट विद एवरीवन, उसके जो रिमार्क्स थे ना मीटिंग में, हिट द राइट नोट, उन्होंने बिल्कुल सही तरीके से हिट किया। समझ पा रहे हो, टू डू समथिंग परफेक्टली, बिल्कुल परफेक्टली हिट किया, विद एवरीवन, हर किसी के साथ। तो हिट द राइट नोट, समटाइम यू कैन हिट द राइट नोट, मतलब तैयारी कर रहे हो ना, तो आपने हिट द राइट नोट का मतलब होगा आई हिट द राइट नोट, मैंने परफेक्टली चीजें कर ली हैं। ठीक है, बढ़िया से कर ली है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है प्ले सेकंड फिडल। ठीक है, प्ले सेकंड फिडल, फिडल मतलब मानो एक तरीके से ऐसे समझो जैसे होता है ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो एक पीछे खड़े होकर बजाना, टू टेक अ सबऑर्डिनेट रोल, कुछ लोग आगे मेन बजा रहे हैं, कुछ पीछे खड़े होकर बजा रहे हैं, तो वो प्ले द सेकंड फिडल ऐसे याद कर लो, टू टेक अ सबऑर्डिनेट रोल। शी हैज टायर्ड ऑफ ऑलवेज प्लेइंग सेकंड फिडल टू हर ओल्डर सिस्टर, मतलब वो थक चुकी है अपनी ओल्डर सिस्टर के लिए सबऑर्डिनेट रोल प्ले करते करते। कभी होता है ना कि आपने कहा मैनेजर कभी आपका प्रमोशन नहीं दे रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, यू आर प्लेइंग द सेकंड फिडल फॉर हिम, हमेशा सबऑर्डिनेट रोल प्ले करते हो। तो ऐसे लिखा गया, शी हैज टायर्ड ऑफ ऑलवेज प्लेइंग सेकंड फिडल टू हर ओल्डर सिस्टर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है, बाइट द बुलेट, बुलेट माने तो गोली होती है ना, उसको बाइट कर लिया। टू एंड्योर अ पेनफुल और अनप्लेजेंट सिचुएशन दैट इज अनअवॉइडेबल,
मतलब बाइट द बुलेट का मतलब है गोली कौन चबाता है। आपने गोली चबा ली, इसका मतलब पेनफुल होगा, पेन झेल रहे हो, अनप्लेजेंट सिचुएशन के बीच से जा रहे हो, अनअवॉइडेबल चीजों को कर रहे हो, इसका मतलब है बाइट द बुलेट। मतलब शी डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड कन्फ्रंट हर बॉस अबाउट द इश्यू। तो शी डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट, उसने डिसाइड किया कि वो इस अनअवॉइडेबल कंडीशन को यानी कि इस दर्द को सहेगी, एंड कन्फ्रंट हर बॉस अबाउट द इश्यू, और बॉस के साथ कन्फ्रंट करेगी। ठीक है, तो वही होता है ना कि मैं झेलूंगा इस सारी प्रॉब्लम को, मैं कन्फ्रंट करता हूं बॉस के साथ में। ठीक, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है रेज द व्हाइट फ्लैग। रेज द व्हाइट फ्लैग टू सरेंडर गिव अप, ये तो सबको पता है ना, कॉवर्ड हो जाना यानी कि सरेंडर कर देना, व्हाइट फ्लैग दिखा देना। रेज द व्हाइट फ्लैग भी ना हो, अगर आप व्हाइट फ्लैग भी लिख दें तो व्हाइट फ्लैग भी वही होता है। ठीक है, व्हाइट फ्लैग रेज कर देना मतलब आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट ही फाइनली रेज्ड द व्हाइट फ्लैग एंड एग्रीड टू द टर्म्स। बहुत लंबे डिस्कशन के बाद उसने व्हाइट फ्लैग दिखा दिया कि चलो मैं भी सहमत हूं, अब मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट ही फाइनली रेज्ड द व्हाइट फ्लैग एंड एग्रीड टू द टर्म्स। ओके, नेक्स्ट आइए। बर्न योर ब्रिजेस, अपने ब्रिजेस को जला देना, पुलों को जला देना, टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप और अपॉर्चुनिटीज। आपने सारी अपॉर्चुनिटीज या रिलेशनशिप्स को खत्म कर दिया। हमारे बीच जो पुल था रिश्तों का, संबंधों का, वो खत्म है, अपॉर्चुनिटीज खत्म कर ली। बी केयरफुल नॉट टू बरी योर ब्रिजेस, नॉट टू बर्न योर ब्रिजेस व्हेन यू लीव योर जॉब। तो हमेशा याद रखना, बर्न योर ब्रिजेस, जो कनेक्शंस होते हैं ना उनको मत जला देना। ठीक है, when you leave your job। अच्छा, बर्न से आपको जो याद दिलाना था ये था बर्न योर बोट। ठीक है, मतलब क्या होता है, बर्न योर बोट्स का मतलब होता है अपने वापस जाने के सारे रास्ते खत्म कर देना। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे डिफेंस एस्पिरेंट्स होते हैं, इनसे कहा जाता है ना बर्न योर बोट्स, भाई अपने नाव जला दो, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दो चीजें याद कर लो, बर्न योर बोट का मतलब है नो वे टू रिटर्न, और बर्न योर ब्रिजेस का मतलब है अपने कनेक्शंस को जला देना। तो सजेशन दिया जाता है ना, नॉट टू बर्न योर ब्रिजेस, अपने ब्रिजेस मत जलाओ, जो हमारे कनेक्शंस हैं उनको खत्म मत करो। नेक्स्ट देखिए, शॉट अक्रॉस द बो, मतलब अ वार्निंग और थ्रेट होगी, शॉट अक्रॉस द बो। ठीक है, द कॉम्पिटिटर्स एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन वाज अ शॉट अक्रॉस द बो। ये क्या था, एक वार्निंग, एक थ्रेट था, जो कंपटीटर का एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन था ना, इट वाज अ शॉट अक्रॉस द बो था, ये आपके लिए थ्रेटनिंग था, यानी कि क्या था, वार्निंग था। ठीक है, तो ये हुए बच्चे 10 आपके मुहावरे। कुछ अनाउंसमेंट्स आपके लिए, धुरंधर सीरीज आपके लिए चल रही है मंडे टू सैटरडे 12 बजे से, ये होता है बेटा, मंडे टू सैटरडे 12 बजे से होती है। आप देख सकते हो इंग्लिश की क्लास ट्यूसडे और थर्सडे होती है, मैं आपको स्पॉटिंग एरर्स करा रहा हूं, तो ये जरूर अटेंड करो। ठीक है, ये 2026 वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे अलग जो बच्चे सीडीएस में 2026 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फाउंडेशन बैच आपके सामने है, 2499 में आपको बैच मिल रहा है। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप कैपिटल में लिखते हैं रिपब्लिक 26, तो आपको बेटा 30% और इस पे ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, 26% और ऑफ मिल जाएगा। तो याद रखना 800 प्लस बेटा आर्ट्स के लर्निंग है इसमें, 30 प्लस मॉक टेस्ट है, 3000 प्लस पेजेस ऑफ एंटिटी नोट्स हैं, 30 प्लस सॉल्व पेपर्स हैं, और 10,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये सब आपको बच्चों अभी ऑफ मिल रहा है। रिपब्लिक 26 कूपन कोड का जरूर यूज कर लेना, कूपन कोड से आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, 50% से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, बस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ओटीए वाले बच्चों के लिए 550 घंटे की लर्निंग है, 20 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं, 23,000 प्लस पेजेस के हैंडरिटन नोट्स हैं, 20 प्लस सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, और बेटा 7,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लिमिटेड ऑफर चल रहा है, और अभी रिपब्लिक डे के लिए भी आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है। ठीक है, करीबन 26% का। ये आपकी मॉक टेस्ट हैं जो आपको मिल जाएंगे बेटा, मॉक टेस्ट आप अभी ले सकते हो क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। हैंडरिटन नोट्स बाय टॉपर्स किसी भी सब्जेक्ट के ले सकते हो, आपका अपना कोई सब्जेक्ट अगर पुअर है, मानो आपका कहीं जीएस पुअर है, ठीक है, या फिर आपका मान लेते हैं इंग्लिश पुअर है, जनरल स्टडीज है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, कोई भी ओटी है या फिर सीडीएस है, तो आप उसके हैंडरिटन नोट्स ले सकते हैं। ये सब आपको कहाँ मिलेगा, अभी जॉब प्ले स्टोर पे डिजिटल बेंचेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, या फिर www.digitalbenches.com पे आ जाओ।
आपको ये सब मिल जाता है। यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डिजिटल बेंचर्स का टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, सो यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स एंड द नोटिफिकेशंस हियर। ये व्हाट्सएप नंबर है 7409596601। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप यहाँ कॉल भी कर सकते हैं और आप यहाँ मैसेज भी कर सकते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।